नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नई शख्सियत से मिलवा रहे हैं। प्रवासी है लेकिन भारत में और हमारे शहर बड़े। हमारे दोस्त साहित्यकार रंजीत पंचाले जी के घर पे हम ये शूट कर रहे हैं और हम मिलवा रहे हैं आपको मॉरिशस के एक बहुत ही बौद्धिक और हिंदी साहित्य के एक मैगजीन निकालने वाले संपादक, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए संघर्ष किया है, जिनकी 4 पीढ़ियां पहले गिरमिटिया से लेकर आज तक संघर्ष करती आई हैं। और आज मॉरिशस में हिंदी की स्थिति, साहित्य की स्थिति कैसी है, उनसे जानते हैं, उन्हीं की जबानी, क्योंकि उन्होंने उस पूरे यात्रा को देखा है, पूरे संघर्ष को देखा है। तो हम चूंकि जब मैं गिरमिटिया शब्द यूज कर रहा हूं, गिरमिटिया शब्द क्या था? गिरमिटिया एक वर्ड था जब यहाँ से मजदूरों की तरह भारतीयों को ले जाया गया मॉरिशस में और उनसे काम करवाए गए, वहाँ की जमीनों को खुदवाया गया, वहाँ खेती करवाई गई, वहाँ और बहुत सारे काम करवाए गए। बहुत जद्दोजहद वाली जिंदगी थी। आइए राम शरण जी से ही सुनते हैं वो जद्दोजहद वाली जिंदगी कैसी थी। नमस्कार। तो मैं आपसे जो अपना पहला प्रश्न कर रहा हूँ, तो मॉरिशस के जो प्रसिद्ध लेखक थे अभिमन्यु अनंत ने मॉरिशस के शोषण और त्रासदियों से भरे इतिहास को चित्कारों से भरा गूंगा इतिहास था। गिरमिटियों से कहा था कि पत्थर उठाओ, उसके नीचे सोना मिलेगा। उस अमानवीय परिस्थितियों में जब भारत से लोग भड़के गए, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, जिसमें से आधे रास्तों में मर गए और आधे पौने वहां पहुंचे बिल्कुल दम तोड़ते हुए। उन दम तोड़ते हुए लोगों को जब वहां भी एक अमानवीय वातावरण मिला, तो उन परिस्थितियों का जिक्र आपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में सुना होगा, क्योंकि आप पिछले 4 पीढ़ी से वहां रह रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस त्रासदी के बारे में एक गैर अभिमन्यु अनंत को छोड़ करके एक गैर भारतीय लेखक, जिसको हम कहते हैं वहाँ पर क्रियोल, उनका नाम है मार्शल कैरो, और उन्होंने एक छोटा सा उपन्यास लिखा है, उसका नाम रखा है नमस्ते। नमस्ते। और उस पुस्तक में उन्होंने अभिमन्यु अनंत से पहले, क्योंकि अभिमन्यु अनंत मैंने अभिमन्यु अनंत को इसलिए कोट किया कि वो चित्कारों से उनका बड़ा पॉपुलर हुआ है, राजकमल पे छपा था। वो सन 1977 से वो साहित्य के क्षेत्र में आए, लेकिन ये जो मार्शल कैरो है, इन्होंने 1965 में नमस्ते नाम की पुस्तक लिखी, फ्रेंच में, और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतवंशियों को कलकत्ता से जहाज में बिठा करके मॉरिशस में लाया जाता था, और यहाँ पर कोठियों पर जब उनके साथ असह्य व्यवहार किया जाता था, तो उन्होंने खुले शब्दों में लिखा है कि और मजदूर दुख न सहकर अपने को, जो सुगम मिल होती थी कारखाने, चीनी बनाने के कारखाने, उसकी भट्टी में कूद करके जान। इसके अलावा मतलब पीड़ा का वो मन की चरम सीमा तरफ से खुद को झूम इंसान खुद को झूम देते थे। और वहां के गोरों ने एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत किसी भी मजदूर अगर एक दिन वो काम नहीं कर रहा है, तो उस 2 दिन का तनख्वाह उनको काटा जाएगा। तनख्वाह तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत छोटी सी चीज है। अच्छा सुनिए, अगर बीमार भी हो गए, 1 सप्ताह वो नहीं जाती, तो 2 सप्ताह की तनख्वाह उनको
और ऐसे करते करते वे जो फ्रेंच जमींदार थे, वे कितने लोगों का शोषण करके वे लखनऊ करोड़पति बने। और यह कानून आप सोच सकते हैं कि 1887 से 1907 तक जारी रहा। वहां पर जब तक वो फ्री नहीं हुआ, जब तक मन की मॉरिशस फ्री नहीं हुआ। नहीं फ्री तो बहुत बात की बात है। उस समय मनीलाल डॉक्टर एक भारतीय बैरिस्टर की मौजूदगी को देखकर तब ब्रिटिश सरकार, हाँ, जब महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी हाँ, जब एक मेरे गए, आगे आपसे वो बात करूंगा, उन्होंने उनकी स्थिति देखी और मनीलाल डॉक्टर, तो जब एक भारतीय बैरिस्टर आए हमारे बीच, तब गोरों ने और सरकार ने अनुभव किया कि अगर इसको अब जारी रखेंगे तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको पास करके। अच्छा, भोजपुरी और हिंदी भाषाएं शुरुआती दौर में, क्योंकि यहाँ से हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी के लोग वहाँ गए, ये एक दूसरे का दुख बांटने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, धर्म ग्रंथ की कथाएं सुनाने के लिए, धर्म संस्कृति से जुड़े रहने की भाषा है। इस प्रकार इन भाषाओं ने मॉरिशस में जो प्रवासी मजदूर थे उनको एक समाज के रूप में इकट्ठा रखा और उन्हें एकजुट होकर अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म आदि को जीवित रखने की शक्ति भी प्रदान करी। भाषा की किसी दूसरी जगह पे क्या ताकत होती है, किस तरह से वो सबको यूनाइट रखती है, उसके बारे में। अच्छा, हमारे पूर्वज जब जाने लगे 1834 से, तो जिस माहौल में गई वहां पर पहले से फ्रेंच संस्कृति और एक क्रियोली बोली की उत्पत्ति हो गई थी। तो फ्रेंच संस्कृति, फ्रेंच भाषा, क्रियोली बोली और अफ्रीकी संस्कृति वहां पर स्थापित है। ऐसी अवस्था में जब हमारे पूर्वज लोग भोजपुरी को लेकर के गए और कुछ गिरबिटियों के पास उनकी झोली में रामायण, गीता नहीं, रामायण और आलाउदल की अलाउदल, ये लोग और वहाँ की लोक कथाएं जब वहाँ पर गई, तब गांव में उनका जीवन और वो जो फ्रेंच और क्रियो अलग अलग, ये गांव में रहते थे और अपनी भोजपुरी में लोग बात करते थे और धीरे धीरे चल करके इन्होंने बैठक करने लगानी शुरू की। सुबह से शाम तक काम करते थे, लेकिन रात्रि के समय जुट करके वही रामायण का पालन करते थे और धीरे धीरे इन्होंने ये जो गोरी मालिक होती था जहाँ पर वे काम करते थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया और हर एक गांव के कोने पर गन्ने की खेती पर छोटा सा जगह उनको दे दिया जाता था, जहाँ पर काली माई की स्थापना हुई। काली माई का मतलब होता है 7 पत्थर रख देते थे 7 देवियों के नाम से और वहां पर वो अपनी पूजा पाठ करते थे। उस समय न मंदिर था और न कोई प्रथा, लेकिन आपकी अपनी आस्थाएं, आपकी अपनी जड़ें, आपकी अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति जो अपने भीतर लेके गए थे, उन्होंने वहां पर भी थोड़ा थोड़ा उसको रखा ही नहीं, बल्कि उसको विकसित भी करने लगे। एक दूसरे को रामायण का गान भी करने लगे, कथाएं सुनाने लगे, बैताल 25 की, सारंगा सदा बीज की कथा, अल्लाह उदल की कथा,
गाने लगे और वहाँ पर एक बिरहा, जिसको कहते हैं बिरहा, अपने कष्टों को बिरहा के रूप में वे गा करके मन के अपने दुख को भुलाने की कोशिश। मतलब अपने आप को जमाने के लिए अब वहाँ पहुँच ही गए हैं, तो अपनी ही संस्कृति, अपनी ही जड़ों से वो अपने आप को सिंचित कर। इसी के अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मॉरिशस सरकार ने तो उस समय हिंदी के लिए तो प्रयास किया, ठीक है ना, और 1871 में भारतीय मजदूरों की ओर से ऑल्दो द प्लेबिट जो है उसने एक याचिका तैयार की थी, जो अंग्रेजी के साथ साथ तमिल और हिंदुस्तानी में। 1859 में मॉरिशस में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण शुरू हो गया था, जहां भजन कीर्तन के साथ हिंदी की पढ़ाई भी, जैसे आपने कहा कि वो अपना 7 देवियों के प्रतीक के रूप में काली माता के पूजा करते थे। तो जब ये मंदिर बनने लगे और ये याचिकाएं दायर होने लगी, उस समय क्या चेंजेस आना शुरू? अच्छा, ये डिप्लेविट्स महोदय वो एक जर्मन थे, और वो भी एक खेतीहर थे, लेकिन बड़े अच्छे थे और भारतवंशी कामगारों के दुखों को देख करके तब उन्होंने एक याचिका तैयार की और लगभग 9,000 एकजुट किया सबको, जुटा करके हस्ताक्षर लिए करके बहुत से लोगों ने हिंदी में, और वहाँ पर देवनागरी लिपि के साथ साथ कैथी लिपि दी गई थी, तो बहुत से लोग कैथी लिपि में अपना नाम लिखे और वो इंग्लैंड भेजा गया। और उसमें प्रथम बात आया कि यहाँ पर मेरे प्रश्न में इनको ये सुविधा देना है, और तब से धीरे धीरे, अच्छा 1975 में उसी समय एक अमेरिकी जो इतिहासकार है, उन्होंने एक इतिहास की पुस्तक में क्या लिखा है कि जितने भारतवंशी यहाँ पर हैं वे केवल 2 उत्सव में भाग लेते हैं। मुस्लिम लोग जो तजिया मनाते हैं, तजिया, और हिंदू लोग और नहीं, और तमिल लोग जो आग पर चलने की प्रक्रिया, यही 2 उत्सव। अच्छा, इसके अलावा न राम न कृष्ण, किसी को कुछ नहीं होता। ये 19वीं सदी के मतलब सार्वजनिक तौर पे त्योहार ये 2 तरह के, यही 2 तरह के, और जो बाकी मंदिर थे या मंदिर अभी नहीं है। अच्छा, मंदिर पुरानी बात। अच्छा, 1957 में एक अंग्रेज ने लिखा है कि मॉरिशस में 130,000 भारतीय हैं, लेकिन न उनका कोई धर्म है और न उनकी कोई संस्कृति है। ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने लिखा। तो क्यों? क्योंकि उस समय वही कालीमाई बनने लग गया था, और मॉरिशस भर में केवल 3 या 4 जगहों पर छोटा मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन 1900 आते आते 8-10 मंदिर बन गए, और भारत से कुछ प्रचारक वहां पर जाने लगे। इस प्रकार से 19वीं शताब्दी के अंत तक जो मॉरिशस में एक गांव है में, वहाँ पर अब कुछ भारतीय संपन्न होने लगे। तब उन्होंने एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण किया त्रिवेणी ग्राम का, और उसी समय उसके समकक्ष कलकत्ता से एक बंगाली रेजिमेंट मॉरिशस में गया। एक सिपाही के पास स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश था, और वो सत्यार्थ प्रकाश दे करके 1903 में लौटते हैं। उस पुस्तक में मॉरिशस में आर्य समाज आंदोलन का सूत्रपात, तो विधिवत और वैज्ञानिक रीति से हिंदी का शिक्षा है वो आर्य समाज द्वारा
अच्छा, जब हमारे समाज ने शुरू किया तब उसकी देखा देखी अब हमारे पौराणिक भाई सनातनी भाई वे भी हम बैठका खोलने लगे। इसका मतलब है हर एक गांव में एक जगह होता था जहां पर रात्रि में भी हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर चौपाल है हिंदुस्तान में लगती है तो गाँव-गाँव। उसको मॉरिशस में बैठका कहा जाने लगा और मॉरिशस में वही वो जो बैठका है वही भारतीय संस्कृति का मन की एक तरह से वो गढ़ बन गया। दोस्तों, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि मॉरिशस में जिस कदर खूबसूरती है, प्रकृति ने अपने आप को किस तरह वहाँ उड़ेला है, पग पग पे प्रकृति वहाँ वरदान दे रही है। उस धरती पे किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई भी हो, हृदय इतना क्रूर कैसे हो सकता था कि इंसान को देखकर इंसान के दिल में प्रेम नहीं जगता था, उनसे वो काम करवाते थे। ये बड़ी समझने की बात है। और इंसान क्रूर रहा है, इस क्रूरता से ही अमेरिका बसा है, इस क्रूरता से ही मॉरिशस भी बसा है। लेकिन ये एक अलग कहानी है। लेकिन मतलब जहाँ प्रकृति का इतनी खूबसूरती हो, इतना उपादान हो, वहाँ पर हमें ये त्रासदी की, मानवीय त्रासदियों की कहानियां जब सामने आती हैं। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट भी होता है और डेवलपमेंट भी हम राम शरण जी से सुनेंगे। तो क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका से जब इंडिया आ रहे थे महात्मा गांधी, और ये बात है 29 अक्टूबर 1901, तो वो मॉरिशस पहुंचे इसी दिन। और बाद में महात्मा गांधी ने ही मणिलाल मंगनलाल डॉक्टर, अच्छा 18 दिन वहाँ रहे हाँ, तो महात्मा गांधी ने ही मणिलाल मंगनलाल डॉक्टर को प्रवासी भारतीयों के बीच काम करने के लिए मॉरिशस भेजा। और वो जब वो 11 अक्टूबर 1907 को बर्मा से मॉरिशस पहुंचे और उन्होंने हिंदुस्तानी पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया। और हिंदी की नींदा भी। और उसके बाद मॉरिशस आर्य पत्रिका, आर्यवी, ओरिएंटल गजट, मॉरिशस मित्र, सनातन धर्मक आदि और भी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। आप भी उसी सीरीज में अपनी पत्रिका भी चला रहे हैं। तो थोड़ा सा वहां पर जो ये इस तरीके से पत्रिकाओं के माध्यम से जो माहौल बना और विकास हुआ और संस्कृति और हिंदी का विकास हुआ, भोजपुरी भाषा का विकास हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो मणिलाल डॉक्टर ने जब वो हिंदुस्तानी पत्रिका निकाली तो 1909 में पत्रिका की शुरुआत की गई। 1910 से पहले वो अंग्रेजी और गुजराती में एक वर्ष तक, फिर 1910 से हिंदी और अंग्रेजी में। तो उसके संपादन के लिए मणिलाल डॉक्टर ने एक अहम कार्य किया। उन्होंने पूना से पंडित आत्माराम विश्वनाथ संपादन के लिए, और 11 में मणिलाल डॉक्टर तो लौट जाते हैं, फिजी चले जाते हैं, लेकिन मॉरिशस में रह जाते हैं पंडित आत्माराम। और वह पत्रिका 13 में बंद हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले पत्रिका बंद हो जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी को देखा देखी में आर्य समाज की मॉरिशस आर्य पत्रिका निकाली, और ये दोनों पत्रिकाएं 1913 तक तो बंद हो जाती है। पंडित आत्माराम वहीं पर रह जाते हैं और मणिलाल डॉक्टर भारतवंशियों का प्रतिनिधित्व 4 वर्षों तक किए। उसके बाद में ये पंडित आत्माराम भारतवंशियों का मार्गदर्शन किया और 1930 में उन्होंने मॉरिशस का इतिहास 350 पृष्ठों और वही हिंदी की प्रथम पुस्तक। दोस्तों, मैं बचपन में जब रूबरू हुआ अक्षर के और चित्रों के, तो चंपक, नंदन और पता नहीं इसी तरह की बहुत सारी मैगजीन्स के साथ हुआ। बचपन की मैगजीन्स से आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। फिर मैं राजा इकबाल की चीज़ें पढ़ता था, फिर मैं और चीज़ें पढ़ता। साहित्य तो मेरे जीवन में बहुत बात में आया, लेकिन जो छोटी छोटी पत्रिकाएं भी होती हैं जिसमें बहुत लोग शिद्दत से लिखते हैं, ये आपके एक बहुत बड़े सिनेरियो को चेंज करते हैं, ये आपकी समझ को बदलते हैं। क्योंकि हो सकता है कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने जीवन में शामिल ना कर पाते हो और छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग पर, आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, लेकिन वो दस्तक बहुत जरूरी होती है।
और ये दस्तक अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से सामने आती है। और उसी सिलसिले में क्या हुआ कि 1935 में एक हस्तलिखित पत्रिका, मासिक पत्रिका दुर्गा आपके यहाँ से, है ना, और जो सन 38 तक तो नियमित हुई, और इसके संपादक जो थे सूर्य प्रसाद मंगल भगत जी थे। और ये मॉरिशस की हिंदी पत्रकारिता व हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास के लिए एक नई क्रांति के रूप में महसूस हुआ इसने कहा। और दुर्गा जो पत्रिका है, मैं सोचता हूं कि इस पत्रिका का मूल्यांकन सही मायने में आज तक नहीं हो पाया है। आप ये आप बहुत सटीक बात कह रहे हैं। जो दुर्गा पत्रिका है उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। और गत वर्ष जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो भारत सरकार ने उस हस्तलिखित पत्रिका को प्रकाशित करके उसका विमोचन वहाँ पर किया उस अवसर पर। और सम्मेलन के बाद भारतीय विद्यालय से मुझे एक सेट पत्रिका मिली। तो उसके जो संपादक हैं कमल किशोर गोयनका ने, उसने मेरे ऊपर आक्षेप किए हैं कि रामशरण जी से शोधकर्ता होते हुए उन्होंने इस पत्रिका पर कार्य नहीं किया। तो जब पत्रिका मुझे मिल गई तो मैंने 4 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 4 महीनों में उसका मूल्यांकन मैंने कर दिया है। और वो प्रकाशाधीन है कुछ ही महीनों में। देखिए दोस्तों, मैं अपना प्रश्न लेके आया था, जवाब रामशरण जी के पास था, ठीक है ना। मेरे मन में कौतूहल था, जो भी मैंने अपनी स्टडीज़ करी, जो भी मैंने खंगाला मॉरिशस को, और दुर्गा पत्रिका मेरे सामने जब आई तो मुझे लगा कि जब इतनी एक मौजूद पत्रिका थी और उसका मूल्यांकन नहीं हुआ। देखिए जवाब सामने बैठा हुआ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रामशरण जी ने उसका मूल्यांकन नहीं किया, और वो बहुत जल्द उनके सामने आने वाली बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा, दुर्गा से पहले ये भी जान लेना आवश्यक है। 1913 में जब हिंदुस्तानी और मॉरिशस का बंद हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध के समय तक कुछ नहीं हुआ। और पंडित आत्माराम वहीं पर रह गए। लेकिन 1920 से वर्तमान समय मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता जो है वो लगातार जारी है। 1920 में सबसे पहले मॉरिशस इंडियन टाइम्स दैनिक निकला, 2 पृष्ठ हिंदी में और 2 पृष्ठ अंग्रेजी टाइम्स में। जैसे हमने अभी आपकी इंद्रधनुष वाली पत्रिका देखी तो उसका एक इधर हिंदी में है तो इधर इंग्लिश में है। हाँ, तो जब हम पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं तो आप ना इंद्रधनुष के बारे में बताइए। नहीं, सबसे पहले ये सुन लीजिए थोड़ा सा इतिहास। वो 24 तक चला और वो दैनिक, तो उसके फाइल्स है, उसमें बहुत से लोगों ने हिंदी में कविताएं, कहानी, अपना सृजन उसके जरिए करते रहे। 1924 से मॉरिशस मित्र नाम का दैनिक निकला, वो नहीं, इंडियन टाइम्स बंद हो गया, लेकिन वो 31 तक चला। और आर्य समाज द्वारा मॉरिशस आर्य पत्रिका 24 से वो 50 तक चल रहा है। 1929 में आर्यवीर, वो साप्ताहिक 4 या 5 पत्रिका लिखी है। दुर्गा से पहले वर्षों वो निकलते रहे और उसके संपादक प्रकांत विद्वान होते थे, पंडित काशीनाथ किशोर, जो कि मॉरिशस आर्य पत्रिका के और आर्यवीर के संपादक रहे, मॉरिशस इंडियन टाइम्स के। और ये जो पत्रिका है ये एक सूरज प्रसाद मंगल भगत का एक प्रयोग था। 3 वर्ष उन्होंने चलाया और 3 वर्ष बाद बंद हो गया। लेकिन हिंदी पत्रकारिता सन 40 में 2 और साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ, एक जनता और एक जमाना। और 1950 से आज
और आर्योदय वर्तमान समय तक निकलता है। 1960 में वही सूरज प्रसाद मंगल भगत नवजीवन पत्र निकालते हैं। गांधी जी के पत्र के नाम पर नवजीवन 4 वर्ष चला। तो इस प्रकार से जब मनुष्य स्वतंत्र होता है उसके बाद तो पत्रिकाओं की, साहित्यिक पत्रिकाओं की बात से आ जाती है। अच्छा, इसी में हम अगर इंद्रधनुष की बात करें तो तब इंद्रधनुष में क्या खास है? हम 1988 से इंद्रधनुष पत्रिका हम निकालते हैं और 88 से 99 तक वो केवल हम हिंदी में निकालते हैं। लेकिन 2000 से वर्तमान समय तक उसको हमने 3 भाषा कर दिया है। एक और सारे लेख हिंदी में होते हैं, लेकिन दूसरी ओर वही लेख अंग्रेजी में और फ्रेंच में, क्योंकि मॉरिशस में आपको ऐसे विद्वान भी मिलेंगे जो कि फ्रेंच में लिखते हों, लेकिन वो हिंदुत्व पर बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं। तो उस फ्रेंच को हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। अंग्रेजी के विद्वान वे अंग्रेजी में हिंदुत्व पर, भारतीय लेखकों पर लिखते हैं, तो उसको हम हिंदी में करते हैं, और जो हिंदी में लिखते हैं उसको हम अंग्रेजी में करते हैं। तो ये मानो कि दुनिया भर की एक यूनिक मैगजीन। दोस्तों, जमाना बहुत आगे है, तकनीक हमारे बहुत आगे चल रही है और किंडल का जमाना है। लोग किंडल पर किताबें पढ़ते हैं और किंडल पे पहले तो क्लिक करके तब किताबें पढ़ी जाती थी। आजकल कुछ ऐसा भी एक टेक्निक आ रही है कि लोग कहते हैं कि हमको किताब पढ़ते हुए फील नहीं होता, तो उसमें पन्ना पलटने का जो एक सिलसिला होता है कि हम खुद लगा के पन्ना पलटा करते थे, तो किंडल में भी कुछ ऐसा ही है कि पन्ना पलटा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किंडल तो नया तकनीक है और उससे पहले की चीज़ें आपने प्रकाशित चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो हस्तलिखित दुर्गा की बात कर रहे थे, तो अभी जो मेरी लाइब्रेरी में एक किताब है M.F. हुसैन साहब की जो जीवनी है, उन्होंने हस्तलिखित लिखी। और जब भी वो किताब मेरे हाथ में आती है तो उसका जो टेक्सचर है, जो उसमें लिखावट है, जो उसकी एक अपनी एक उसकी खूबसूरती है ना, वो बिल्कुल अजीब किस्म की है। तो जो मैंने हस्तलिखित दुर्गा की बात करी और आपने उस पर काम भी किया है, तो हमारा जो अगर नया वर्ष ये बात सुन रहा है तो कभी जाके देखे कि हस्तलिखित लिखा जाता था, और उससे पहले जब सोने की स्याही से और चांदी की स्याही से और मतलब किस तरीके से लिखा जाता था, वो बड़ी मौजूद चीज़ें हैं। आपको कभी कभी म्यूजियम्स में जाके देखना चाहिए कि किस तरह से कुरान लिखे गए, किस तरह से गीता लिखी गई, किस तरह से रामचरितमानस पूरे पोर्ट्रेट्स बनाते हुए लिखे गए। ये भी एक इस बात में बात निकल आई, तो आपसे बात कर रहा था। अगला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि 1970 में मोका शहर में महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना और हिंदी भाषा व साहित्य, भोजपुरी भाषा, भारतीय कला और संगीत के विकास पर एक क्षितिज एक तरीके से वहां से खुली कि एक स्टैब्लिशमेंट हुआ, एक डेकोरम बना होगा, काम होता होगा। लेकिन फ्रेंच और अंग्रेजी का जो बोलबाला तो वहां पहले से था, आपने भी बताया ही था पहले से। तो हिंदी को उसके समतुल्य अधिकार देने के लिए एक सत्यदेव टेंगर के नेतृत्व में एक संघर्ष चल रहा है और देश की नई पीढ़ी भी भोजपुरी की जगह क्रियोली भाषा बोल रही है, ठीक है ना। आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी नहीं थी। तो इस आंदोलन को कितनी हवा मिली, कैसे ये बढ़ा और इसका क्या हुआ? जानते हैं, महात्मा गांधी संस्थान जब उसका निर्माण हुआ तो पहले और दूसरे जो उसके निर्देशक हैं वो हिंदी के विद्वान थे, अंग्रेजी फ्रेंच के विद्वान। तो स्वाभाविक उनका जो झुकाव है वो फ्रेंच की ओर, अंग्रेजी की ओर। ये टेंगर कौन थे? सत्यदेव टेंगर। अच्छा, सत्यदेव टेंगर वो एक हिंदी अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में, और टीचरों का एक यूनियन बना था और उसके लीडर अभी तक जीवित हैं। लेकिन वे एक व्यक्ति संघर्ष अभी तक संघर्ष हो रहा है। संघर्ष रुका नहीं है और वो सशक्त व्यक्ति है। जो कुछ होता है तो वो खुला वो कह देते हैं। और वे भी एक पत्रिका निकाला
निकालते हैं और अपनी पत्रिका क्या का क्या नाम क्या रखते हैं आयु होगी इनकी इस समय? आक्रोश उनकी पत्रिका का नाम। क्या आयु होगी टेंडर साहब की? वो लगभग 98 साल वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं। होने वाले हैं अच्छा। और कुछ वर्षों में। तो लेकिन सशक्त व्यक्ति, वैसे व्यक्ति अगर हमको 10 मिल जाए तो ढंग से कमाल हो जाएगा। आहा को चाहिए तुम असर होंगे। लेकिन वैसे सशक्त व्यक्ति बहुत कम। तो उसको हवा मिली, उसके मतलब जो उन्होंने संघर्ष किया उससे कुछ फर्क पड़ा वहाँ की वातावरण? नहीं जानते हैं ना, जो स्थापित संस्था होती है उसमें कोई परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। जी चलिए, संघर्ष भी अपनी जगह है। क्योंकि वहाँ पर तो लोग जगह पर बैठे हुए हैं और सभी लोगों को वो दबाना चाहते हैं। अच्छा, 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो मॉरिशस में, और इसके बावजूद भी हिंदी को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, जैसे कह रहे हैं आज भी संघर्ष चल रहा है, ठीक है ना? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा भी बोलचाल की भाषा नहीं है ना? तो जो वहाँ के राइटर्स हैं वो एक संकल्प और प्रतिबद्धता के तौर पर मुझे लगता है लिखते हैं। मतलब आप सोचिए ना कि आप एक दूसरे देश में हैं, मतलब हो सकता है उनका अपना ही देश है आज जिस पीढ़ी में है, लेकिन उन्हें हिंदी के लिए काम करना है। हिंदी वहाँ बोलचाल की भाषा नहीं है, वो संघर्ष कर रही है। कोई पत्र नहीं है, कोई पत्र नहीं है ना? कोई तो दैनिक नहीं हाँ, है। तो मैं आपके माध्यम से जो वहाँ के राइटर्स हैं उनकी संकल्पशीलता और प्रतिबद्धता के बारे में जानना चाहता हूँ कि मतलब वो कैसे इस मतलब उसमें काम करते हैं। प्रेम हिंदी के प्रेम, भारत आस्था, ये हमारी कभी मातृभाषा थी और ये जो भोजपुरी है और हिंदी को उन्होंने बैठकों में सिखाया। 1950 से प्राथमिक पाठशालाओं में हिंदी की पढ़ाई चालू होती है। 74 से वहाँ के माध्यमिक स्कूलों में, लेकिन महात्मा गांधी संस्थान के खुलने से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई हो रही है। वहाँ पर बच्चे BA, MA, PhD तक हिंदी में कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी की जड़ जो की है, जैसे जितनी गहरी होनी चाहिए थी नहीं है, क्योंकि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वे हिंदी से अलग थलग, क्योंकि मॉरिशस की जो शिक्षण व्यवस्था है वो पाश्चात्य वेस्टर्न मूलक है। और जब प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और टर्चरी में वही संस्कृति उनको दी जाती है और हमारे जो छात्र हैं वे अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ते हैं। फ्रांस में और इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में वो नौकरी कर रहे हैं, तो हिंदी के प्रति उनका रुझान नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था के में भारतीय संस्कृति को मन की वह स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए। मैं वीडियो एक बार देख लेता हूँ कि आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है।